इलेक्शन हो जाएगा, सही हो गलत हो, यू शुड आल्सो नॉट बी बॉदर्ड। छुट्टी भी नहीं करे इस दिन तो मेरा ख्याल है। तुम जो कह रहे हो कि क्या होगा, ये होगा वो होगा, भाई ये स्टेटस क्यू के आदमी है सारे, इंक्लूडिंग पीटीआई। दिमाग में इमरान खान के खिलाफ भी है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, हो सकता है हो आज कल मिल जाएगा। पाकिस्तान का मसीहा नहीं है वो, नवाज शरीफ साहब मसीहा, नवाज शरीफ साहब वो भी कल में इत्तेफाक से गुजरा था बिलावल हाउस के सामने, उसको तो वैसे ही गिरा देना चाहिए एज ए बैड डिजाइन कि ये क्या चीज है यार। वो जाती उम्र में भी ये हाल है, ये हमारे जिस्मों में कुवत कर सकते हैं, दिलों पे नहीं कर सकते। इलेक्शन के बाद तो हमारे आर्मी चीफ साहब के पास 2 ही साल बचेंगे, उसके बाद तो फिर जब कोई नया आएगा तो फिर जाहिर सी बात है नई पॉलिसीज होती हैं। जैसे आपको याद होगा बाजवा साहब ने कहा था कि अब सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, तो जब अफराद बदलते हैं तो फिर क्या कहा था ना, फिर क्या हुआ? वही तो मैं कह रहा हूँ यार, फिर क्यों जो की हो गया ना यार। कोई नया आएगा वो फिर नई पॉलिसी होगी, नई डॉक्ट्रिन लेके आएगा, या तो फिर आसिम मुनीर साहब ही पूरे 5 साल कोई ऐसा कोई आईनी वो निकले। 1951 से लेकर पाकिस्तान में 2023 तक इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी बिल्कुल सेम है। जमहूरियत की पहली इंग्रेडिएंट होती है स्टूडेंट यूनियन, ट्रेड यूनियन, प्रेस क्लब, लोकल बॉडीज। ये वो जगहें होती हैं जहाँ पर पॉलिटिशियन ट्रेन होते हैं। आपके ज़िया-उल-हक साहब ने ये सारी चीजें बंद कर दी। अब आप कौन सी जमहूरियत चलाओगे? एक हमारे इदारे के अंदर पॉलिटिकल विंग है, होना चाहिए, जो कि नहीं होना चाहिए। आप तो ये उसूल है, बंद कर दो। क्यों नहीं बंद करते? सर कोई होगा, कौमी सलामती का मसला होगा या फिर खत्म हो गया, फिर उसूल तो खत्म हो गए ना। फिर वो कहते हैं जी आपने 9 मई को कौमी सलामती को हिट किया था, हम आपको नहीं मानते। ये आपकी कंट्रडिक्शन कब तक चलेगी? SIFC कॉन्सेप्चुअली तो दुनिया में नहीं होती, मगर पाकिस्तान के लिए आज ज़रूरत है। पाकिस्तान की मईशत में कुछ लोगों का रोल है, अब अगर उस रोल को फॉर्मल कर दिया जाए तो क्या बुराई है? सर खारजा भी फॉर्मल हो गया, इकोनॉमी भी फॉर्मल हो गई, बाकी सर क्या बचा? दालियाँ शालियाँ ये सारे काम है। सही, बिल्कुल सही कह रहे हो आपने, बिल्कुल सही कंक्लूजन निकाला है। कौन लाया था अंदर? अयूब खान मिनिस्टर था ना, अंदर तो तुम लाए थे ना। अब क्यों शिकायत हो रही है? नमाज रोज़ा हज ज़कात, नमाज रोज़ा हज ज़कात, तो भाई वो तो रेलिवेंट ही नहीं है, वो तो मेरा जाती मसला है, मैं पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ तुम्हें, तुम उगर यू। कुरान पर अमल तो हिंदू ईसाई कर रहा है ना, यहूदी कर रहा है, उनके माशरे में इंसाफ मिल रहा है। सर आप मज़हब पे इतना क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये तो आपकी फील्ड नहीं है ना। ये आपने कैसे कह दिया कि मजहब मेरी फील्ड नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आलिम दीन हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आपको। आप आलिम दीन? जी। आप आलिम दीन कैसे हैं सर? वो आलिम दीन कैसे है? जब भी मज़हब का मामला आता है या मौलानाओं का आता है तो आपका लहजा बिल्कुल एकदम चेंज हो जाता है। आपको ऐसी क्या प्रॉब्लम है सर? जब से ये मजहबी तशद्दुद शुरू हुआ है मुझे इनसे नफरत हो गई। सबसे कह रहा हूँ। शलवार क्यों पहने होते हैं मौलाना साहब? तो ये शलवार तो इस्लामी हो गई और पैंट गैर इस्लामी हो गई। कोई आप मौलवी दिखा दे तो पैंट पहने नजर आए। कुछ जज्बाती इंडियंस ने तो यहाँ तक कहा है कि आने वाले कुछ सालों में कि पाकिस्तान इंडिया की कॉलोनी होगा। उनके लिए बेहतर है कि हमसे पंगा नहीं लिया। वो 18 करोड़ वहाँ वाले, 25 करोड़ हम, 20 करोड़ बांग्लादेशी, 70 करोड़ मुसलमानों को इंडिया दिल्ली हैंडल कर लेगा। हम तो अजाब डाल देंगे उनके लिए, और हमारे पास भी पीछे से तालिबान भी ट्रक करके आएगा पेशावर से, वो भी सीधा दिल्ली में जाके उतरेगा। मुल्क इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है और जैसे जैसे 8 फरवरी करीब आ रहा है, इलेक्शन की शफाफियत पर सवालात भी बढ़ते जा रहे हैं। क्या ये इलेक्शन शफाफ होंगे और इसके नतीजे में जो हुकूमत बनेगी क्या वो इस काबिल होगी कि वो मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम पैदा कर सके? ये सब और ऐसे बहुत से सवालात पर बात करने के लिए हमारे साथ शब्बर जैदी साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं कि 8 फरवरी को पोलिंग होने जा रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये इलेक्शन शफाफ होंगे और अब तक का जितना प्रोसेस हुआ है वो ट्रांसपेरेंट हुआ है? सेटिस्फाई हैं आप इससे? देखिए, ये जो लफ्ज़ है शफाफ इलेक्शन और जो जिस तरह प्रोसेस हमारा चल रहा है, इसमें सवालात जन्म ले रहे हैं। मेरे ज़ाती जायज़े में जो डिसीजन काज़ी फैज़ ईसा साहब ने दिया है रिगार्डिंग दी सिंबल, मैं उससे मुत्तफिक नहीं। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि वो अगर वो क़ानूनी कोई उसमें कमी बेशी रह गई थी तो भी उनको एक स्पेस देनी चाहिए थी। आप हर चीज़ को, मैंने उसके बाद अगर आप मेरी ट्वीट को फॉलो करते रहे हों तो उसके बाद मैंने एक ट्वीट दी थी कि हमारे अकाउंटिंग में एक टर्म होती है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ठीक है। तो सब्सटेंस में वो केस हो सकता है लीगल टर्म्स में बिल्कुल आप अलिफ A1 2 2 2 मिलाते रहें तो लीगल फॉर्म में हो सकता है कि उन्होंने गलती की हो इलेक्शन के इस प्रोसेस में,
मगर मेरा ज़ाती ख्याल है कि सब्सटेंस में उनको ये जगह देनी चाहिए थी। अब उन्होंने नहीं दी, उससे बहुत सारे मसाइल और बहुत सारी परसेप्शंस डेवलप हुई हैं। मेरा ज़ाती ख्याल है उसकी ज़रूरत नहीं थी, और वो जो उनसे जो ख़दशात पैदा हो रहे हैं वो भी दूर होने चाहिए, क्योंकि मतलब हम एक बहुत बड़ा फ़ैसला करने जा रहे हैं। तो परसेप्शन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दैन द रियलिटी। तो वो फ़ैसला मुझे पसंद नहीं आया, और मैंने कहीं अपने ट्वीट में लिखा था कि हमने जस्टिस मुनीर का फ़ैसला भी देखा था, इफ्तिखार चौधरी का फ़ैसला भी देखा था, भुट्टो साहब का फ़ैसला भी देखा था। तो ये किसी अच्छे फ़ैसलों में नहीं लिखा जाएगा। तो ये मेरी पोजीशन है इसके बारे में। बाकी आगे इलेक्शन के 2 दिन और इलेक्शन के बाद क्या होगा, ये तो पोजीशन है, मगर ये कि उस फैसले ने बहुत सारे सवालात, मैं नहीं कह रहा कि इलेक्शन में कोई रिगिंग होगी या कोई मैनेजमेंट होगी या कोई सिलेक्शन होगी, मगर उस फैसले की ज़रूरत नहीं थी। मतलब ज़रूरत नहीं थी, उसको बड़ापन दिखा के करना चाहिए था। सही। तो चलें सर, उस फैसले पर तो आपको एतराज़ है, उसके अलावा जो एक मतलब इंतखाबी अमल हो रहा है, जो एक माहौल होता है, गहमा गहमी होती है, जलसे होते हैं, वो आपके ख़्याल में वो लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर है? किसी पार्टी को कोई शिकायत तो नहीं है? सब सेट चल रहा है? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं कि जो मैंने अपनी ज़िंदगी में 77 का इलेक्शन भी देखा है, उसके बाद भी बहुत सारे इलेक्शन देखे हैं। तो जो इलेक्शन में गहमा-गहमी, जो इलेक्शन में पार्टिसिपेशन, जो इलेक्शन में एक वाइब्रेंसी होती है, वो मुझे नज़र नहीं आ रही। उसकी क्या वजह है? वो अभी समझ से बालातर है, और मतलब ये चीज़ भी कुछ चीज़ों को मतलब परसेप्शन को ख़राब करती है, और कुछ नहीं है। मतलब क्या है कि ना उस गली मोहल्लों में वो उस तरह अभी नहीं हो रहा। 12 दिन रह गए हैं, ना कोई मंशूर है, ना कुछ है। मुझे मतलब मैंने आज अखबार में देखा कि एक सबसे बड़े अखबार के सबसे बड़े पेज के ऊपर एक पार्टी का बहुत बड़ा सा पूरे सफ़े का ऐड था। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे पसंद नहीं आया कि हम इस तरह की मतलब ये कैंपेन, मुझे ये एक और पार्टी का भी आया था। मतलब मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत ज़्यादा कोई मतलब, चाहे वो पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, पीस पार्टी हो, ये कोई अच्छा ओमेन नहीं है ये बेसिकली। ये क्या हो रहा है बेसिकली? आप क्या साबित करना चाहते हैं? मतलब क्या दिखाना चाहते हैं? पूरे एक सफ़े पर एक है ऐड। कल भी वो पीपल्स पार्टी वालों का भी ऐड था। ऐसे इमरान खान भी पार्टियाँ भी देती रही है अपने इलेक्शन के दौरान। मतलब ये हम क्या साबित कर रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि अखबार में ऐड देने से आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है? सर, वो मीडिया को भी तो कुछ जी। देना होता है, मीडिया का सीज़न होता है सर। नहीं, मीडिया को पैसे देने दे दें, आप किसी डोनेशन में दे दें। यार, डोनेशन में दे दें। यार, ये मुझे तो समझ नहीं आई। मैं पॉलिटिकल वर्कर रहा हूँ, मैंने पॉलिटिकल इलेक्शन देखे हैं, मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया है लाहौर में। तो ये क्या साबित कर रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं है, वेरी फ्रैंकली समझ नहीं आई। मुझे बिल्कुल मेरी समझ से बालातर है कि ये क्यों हुआ है, क्यों हो रहा है ये क्या हो रहा है? मतलब क्या आप पूरे सफ़े का ऐड देकर कुछ हासिल कर रहे हैं? आप बताएं, आप जर्नलिज्म से ताल्लुक़ रखते हैं। मुझे अखबार खोला, आज मैंने अखबार खोला तो मैं देखा कोई खबर ही नहीं है। तो पता लगा कि पूरा ऐड है, और उसका अखबार है वो पिछले सफ़े पर है। मतलब मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा। आपने कहीं और देखा है कभी? सर, होता है अक्सर, मगर किसी और मुल्क में शायद ना होता हो, यहाँ तो माजी में भी होता रहा है। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं, पीटीआई को तो शिकायत है कि लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हें नहीं मिल रही, ठीक है। नून लीग के भी एक दो रहनुमा कहते सुने गए हैं कि हमारे लिए पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। नून लीग वाले भी ये कह रहे हैं। तो सर, जब इस तरह के इलेक्शन होंगे तो आपको लगता है कि उसके रिज़ल्ट जो है वो काबिल कबूल होंगे? अगर नून लीग वाले भी कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, मतलब ये भी अगेन आई एम सेइंग डिस्टर्ब कर रहा है परसेप्शन को। ये चीज़ें जो है ना, डिस्टर्ब कर रही है परसेप्शन को कि लेवल फील्ड नहीं है। परसेप्शन शुरू से डाइल्यूट हो गया है, जो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, नहीं होना चाहिए ये। मैं कहता हूँ आज भी इस परसेप्शन को सही करना चाहिए। पीटीआई के चाहे वो लोग आज़ाद खड़े हैं, उनको भी आना चाहिए और इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए।
अगर वो हैं पीटीआई कैंडिडेट, अगर वो हैं तो मैं इसलिए ये सवाल कर, मुझे तो ये भी नहीं पता। मैं आज ही देख रहा था कि पीटीआई के तकरीबन 246 कैंडिडेट है शायद इस वक्त जो पीटीआई के सो कॉल्ड नॉमिनी है। मेरा सवाल है कि क्या ये इमरान खान ने एक्सेप्ट किया है? सर लिस्ट तो वहीं से जारी हुई है ना। पूछ रहा हूँ आपसे, मेरे ख्याल में शायद उनको 246 का नाम नहीं पता। आई डोंट थिंक ही नोज 246। भाई अच्छा या बुरा, अच्छा या बुरा, तब्दीली आएगी तो बैलेट बक्स से ही आएगी। सही। चले सर, हमने इलेक्शन करवा लिए, जैसे तैसे करके इलेक्शन करवा लिए, इसके नतीजे में जो हुकूमत आएगी, आपको लगता है कि वो इतनी एबल होगी कि मतलब इस्लाहात कर सके, कानून साजी कर सके, मईशत को सही ट्रैक पे डाल सके? अच्छा, अब मैं आपके सामने वो बात करने जा रहा हूं जो पाकिस्तान में कोई नहीं करेगा। जो पाकिस्तान की तमाम पार्टियां हैं, सब पार्टियां इंक्लूडिंग पीटीआई, उनके तमाम कैंडिडेट की लिस्ट बना लो। पीटीआई से जीतेगा, पीपीएस से जीतेगा, पीएमएलएन से जीतेगा, कहीं से जीतेगा। इनमें से 85% लोगों का आपस में ज्वाइंट वेंचर है कि पाकिस्तान में कोई तब्दीली नहीं लानी। अच्छा, तो आप क्या बात कर रहे हो मेरे साथ? मुझे समझ नहीं है तुम्हारी बात। तुम जो कह रहे हो कि क्या होगा, ये होगा, वो होगा, भाई ये स्टेटस क्यू के आदमी हैं सारे, इंक्लूडिंग पीटीआई, मैं ये समझा रहा हूं आपसे। आप पीटीआई कैंडिडेटों की लिस्ट उठाओ, ये दिखलाबी है। तो कितने दिखलाबी है? ये लिस्ट उठाओ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 उठा लो ना लिस्ट। कितने इनखलाबी हैं जरा दिखाओ, नाम तो पूछो ना, मुझे बताओ तो सही नाम इनखलाबियों का। ये क्या सड़क पर आ जाएंगे अगले दिन? ये भाई ये ज्वाइंट वेंचर है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट आज तक जो आती रही है 1947 से 2018 तक, ये ज्वाइंट वेंचर है वडेरों, जागीरदारों, बत्तागीरों, आड़तियों का अगेंस्ट पाकिस्तान के आम आदमी के इस्तेसाल करने के लिए ज्वाइंट वेंचर है ये, इसमें कोई मुझे डाउट नहीं है। पीटीआई भी इसी में शामिल है? नहीं, पीटीआई के एमएनए बताओ ना कौन से वाले हैं। पीटीआई 3.5 साल आई थी ना, टर्न कोर्ट्स की शक्ल थी ना। आप मुझे बता दो ना कि कितने इनखलाबी हैं। वो जब 170 थे, वो 170 जो पीपल्स पार्टी, तकरीबन 170 एमएनए थे ना, 170 एमएनए थे ना पीटीआई के पास। पीटीआई के 170 एमएनए में से कितने एमएनएज हैं जो कभी बाहर निकले इमरान खान को जब गिरफ्तार किया गया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो जो निकले भी गिरफ्तार यार, तीन आदमी पीछे खड़े हो गए यार, छोड़ते नहीं निकले। मैंने भुट्टो साहब के ज़माने की मूवमेंट भी देखी है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये इनकलाबी तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आ गया? ये नहीं हो सकते, ये इनकलाबी नहीं हो सकते। ये पाकिस्तान की सियासत का जेनेटिक डिफेक्ट है। ये डिफेक्ट जब तक खत्म नहीं होगा फैसल, ये कभी कुछ नहीं हो सकता। आप किस दुनिया में बैठे हो? मैं नाम नहीं लेना चाहता कुछ लोगों का। यार ये कौन सी शक्ल है, इंक्लूडिंग इमरान खान। इमरान खान आपके ख्याल में इनकलाबी है? आप बताएं, क्या इमरान खान एक सोशलिस्ट वेलफेयर माशरा कायम करने के बारे में सीरियस है? बताएं, मुझे जवाब दें। 3.5 साल में क्या कोई सोशलिस्ट वेलफेयर माशरा कायम करने की कोशिश की गई सीरियसली? जुडिशरी में रिफॉर्म हुई? देखिए, इमरान खान एक ज़ाती तौर पर शरीफ इंसान है, बेईमान आदमी नहीं है, करप्शन में नहीं है। बट मैं पूछ रहा हूँ, क्या वो इनकलाबी है? क्या वो सोशलिस्ट है? क्या वो अवाम के इस्तेसाल के पीछे खड़ा हुआ है? क्या वो पजेरो अपनी लैंड क्रूजर से नीचे आया है कभी? क्या वो बनी गाला के 1000 गज के मकान से क्या उसने प्राइम मिनिस्टर हाउस खाली किया? प्राइम मिनिस्टर हाउस खाली? क्या उसके गवर्नर ने प्राइम मिनिस्टर हाउस खाली किया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, यूनिवर्सिटियां बनाने की बात। अबे क्यों नहीं बनी 3.5 साल में? गवर्नर हाउस में क्यों बैठे रहे 3.5 साल? कहते हैं हम गवर्नर हाउस में नहीं रहेंगे। कौन से इनकलाबी की बात करो यार? क्या बात करो तुम लोग? ये क्यों तुमने दिमाग में ले इमरान खान इनकलाबी है? एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, हो सकता है हो, आज कल मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। ये तो वही इस्तेसाली तबका है, फर्क क्या है?
तो सर जो लोगों ने इस इलेक्शन से उम्मीद लगाई हुई है वो क्या मतलब क्या बेवकूफ करें, है। उनको डिसार्ट कर रहे हैं आप? बेवकूफ है। अगर पाकिस्तान के आज के निज़ाम से कोई उम्मीद लगाई जा सकती है तो बेवकूफ है, वो बेवकूफ है, डफर है, पागल है। 70 साल की हिस्ट्री नहीं पढ़ी उन्होंने। 70 साल की हिस्ट्री पढ़ लेना। जंग में एक मैं देख रहा एक साहब कल पीस पार्टी में थे, आज वो पीएमएल से लड़ रहे हैं, वो पीटीआई से थे, वो पीपीएल से लड़ रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं। फर्क क्या है यार? गाड़ियां सबकी बजारो हैं, सबके पास लैंड क्रूजर है। कोई मुझे एक बताओ ना, मुझे एक बताओ तो सही कि ये तब्दीली आ गई यार, ये यहाँ ये बड़ा अच्छा आदमी आ गया और ये इनकलाबी है। भाई अक्सर की तो टैक्स रिटर्न ही नहीं है, इनकी अक्सरियत की टैक्स रिटर्न नहीं है, अक्सरियत का तो कारोबार ही कोई नहीं है। सर चलें कोई इनकलाबी ना आए, इनकलाबी होना, अगर इनकलाबी कोई आ गया फिर तो हमारी किस्मत ही बदल जाएगी। कोई ऐसा बंदा भी आपको नज़र नहीं आता कि जो मतलब सर झुका के खामोशी से काम करता रहे और सीधा सीधा मुल्क को चलो इस काबिल कर दे कि हम लोग सर उठा के थोड़ा चल सकें? इनकलाबी को तो आप हटा दें, कोई नहीं है, आपने कह दिया पाकिस्तान में। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, पहले ये डिसाइड करो कि पाकिस्तान का मसला क्या है। आप कह रहे ना सही करे, क्या करे सही, पहले ये फैसला करो ना क्या सही करे। सिस्टम क्या सिस्टम को SYSTM सब, फिर इमरान खान पे आगे करप्शन। ओ भाई करप्शन मसला नहीं है, मसला गवर्नर हाउस का साइज है, मसला गवर्नर हाउस का साइज है। मैं कल गवर्नर हाउस सिंध के सामने से गुजरा था, उसके दरवाजे पर कुछ लोग औरतें बरत खड़े थे। मैंने इंसानियत की इतनी तौहीन कभी नहीं देखी। बेचारे खड़े थे, वो रोक रहे थे पुलिस वाले कि बेचारे कुछ शायद 100 रुपए की कोई डब्बा शुरू मिल रहा होगा, उनको दे रहा होगा। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई? ये इंसानियत की तौहीन क्यों कर रहे हो भाई? इंसानियत की तौहीन हो रही है इस मुल्क में, इमरान खान भी शामिल है उसमें। नहीं हुई क्या तौहीन? बताएं मुझे, क्या गवर्नर हाउस खत्म हुआ? क्या प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हाउस खत्म हुआ? क्या सिक्योरिटीज खत्म हुई? क्या इमरान खान ने कोई दिन गुजारा कराची में गुजारा? एक दिन भी, एक रात गुजारी सबसे बड़े पाशी कैपिटल में? नवाज शरीफ ने गुजारी कोई एक रात कराची में? तुम किस दुनिया में बैठे हो यार? कैसी बातें करो मेरे साथ। सर चलें, इमरान खान से शिकायत आपकी अपनी नहीं, जगह शिकायत नहीं है, है। इमरान खान तो मेरा दोस्त है, मेरा जानने वाला है, मैं उसकी सपोर्ट करता हूँ यार। मगर एक आदमी को अगर गलत समझा जा रहा है तो गलत। मैं तो उसको मसीहा नहीं समझता, पाकिस्तान का मसीहा नहीं है वो कभी गरीब आदमी के साथ नहीं रहा, वो ज़बान पाक में रहा है। मैं किशनगढ़ का रहने वाला हूं, मैंने नालियां हैं मेरे घर के सामने। मैं किशननगर का रहने वाला हूं, कृष्णनगर का। वो ज़बान पाक का रहने वाला है, HSN में पढ़ा हुआ है। उसका क्या ताल्लुक गरीब के साथ? उसका क्या ताल्लुक गरीब के साथ? सर तो कौन मसीहा है, कौन फिर कोई है? नवाज शरीफ साहब मसीहा? नवाज शरीफ साहब, वो भी। आप बिलावल साहब के साथ गाड़ियां तो देखे, उनके घर तो देखे। कल मैं इत्तेफाक से गुजरा था, बिलावल हाउस के सामने से गुजरा था। माइल्स का तकरीबन 1 मील का तो होगा बिलावल हाउस वक्त। क्या बातें करो यार, वो इतना अगली बना हुआ है, दीवारें किसने बनाया, डिजाइन किया यार? वो घर ही अच्छी शक्ल का बना लो, कोई अच्छी शक्ल का घर भी नहीं बनता इससे यार। घर बिलावल हाउस की दीवारें देखिए, नजर आता है कुछ? किला है ना कोई, जैसे इंटीरियर में किला होता है, उसको तो वैसे ही गिरा देना चाहिए एज ए बैड डिजाइन। कि ये क्या चीज है यार? आपने कराची की पोस्ट लोकेशन पे एक अजीब सी चीज बनी हुई है, इधर से एक दीवार खड़ी हुई है, इधर से एक दीवार खड़ी है। क्या है ये क्या चीज है यार? दुनिया में कहीं होता है ऐसा? दिल्ली में कोई ऐसी चीज है? न्यूयॉर्क में कोई ऐसी चीज है? ये क्या बकवास है यार? कोई ढंग का घर ही बना लो यार, देखने में अच्छा लगे। अगर इतने पैसे खर्च कर दे तो कबायली लोग हैं, किले बनाते हैं। ये क्या हमारे हुकूमत करेंगे? ये हमारे जिस्मों में हुकूमत कर सकते हैं, दिलों पे नहीं कर सकते। ये हमारे जिस्मों में हुकूमत करते हैं, दिलों में कभी हुकूमत नहीं कर सकेंगे हमारे। ये किले बने हुए हैं, ऊंची ऊंची दीवारें, अजीब अजीब तरह से घर। वो जाती उम्रा में भी यही हाल है, अंदर पोस्ट लगी हुई है। कोई यार कुछ देखो, जाके इंडिया में देखो प्राइम मिनिस्टर हाउस कैसा है। ये तुम लोगों ने क्या चीज बनाई हुई है, क्या मुल्क बनाया हुआ है यार? और फिर आप कहते हो कि ये हो जाएगा, फिर तब्दीली और ये और इनकलाब और ये क्या बातें कर रहे हो?
सर आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं तो अवाम आपकी बातों से क्या समझे कि वो 8 फरवरी को वोट डालने नहीं जाए? यार 8 फरवरी को आप गुजार देना, खत्म हो गई बात। काकड़ साहब की जगह कोई और आ जाएगा। यार पाकिस्तान की असेंबली ने कभी कोई इनकलाबी अवाम के लिए काम किया तो मुझे बता दो ना। तुम इससे एक्सपेक्ट कर रहे हो, बताओ ना। 47 से लेकर आज तक पाकिस्तान की असेंबली ने कोई ऐसा बिल पास किया हो जिसमें अवाम की बतरई हुई हो? बताओ ना मुझे, एक मिसाल बताओ बिल की, एक केस बता दो। कोई बजट पे बहस हुई है ढंग से? कभी हुई है इस मुल्क में बजट पे बहस? वो किताबें दिला रहा है, वो किताबें फाड़ रहा है, वो तुम्हारी गाली, वो मैं तुम गाली ताली दे रहा हूं। ये क्या बकवास है? यही रियलिटी है ना? ये रियलिटी है या नहीं है? कल हकीकत तो यही। फिर सिर्फ असेंबली में क्या होता है? शख्सियत के अलावा कोई बात ही नहीं होती। ये भाई ये नहीं चल सकती दुकान, ये नहीं चल सकती। इस तरह की दुकान नहीं चलती। पब्लिक को कोई इंटरेस्ट नहीं है इस दुकान के, इस सिस्टम से चलने से। इसलिए 8 फरवरी का इलेक्शन हो जाएगा, सही हो गलत हो, लेवल हो नहीं हो, आई एम नॉट बॉदर्ड, यू शुड ऑल्सो नॉट बी बॉदर्ड। तुम इसको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हो, छुट्टी भी नहीं करें इस दिन तो मेरा ख्याल है। यार क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो भाई? ये पाकिस्तान में कोई चेंज गरीब आदमी के लिए नहीं ला सकता। तो सर फिर ये जमहूरी सेटअप ही लपेट देना चाहिए फिर तो। कब कह रहा हूँ तो सर क्या करें? जमहूरियत के एक्टर को चेंज करो। सर सबसे बड़ा इवेंट है 5 साल का जमहूरियत का, नहीं है ना उससे आप इतना भाई, नहीं है ना। आपको लग रहा है ना कि है, क्या रह जाता है? आपको लग रहा है कि है, नहीं है। इस माशरे में नहीं है। डेमोक्रेसी की कुछ इंग्रेडिएंट होती है। क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूं। मैंने आपके साथ पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि जमहूरियत की पहली इंग्रेडिएंट होती है स्टूडेंट यूनियन, जमहूरियत की दूसरी इंग्रेडिएंट होती है ट्रेड यूनियन, जमहूरियत की तीसरी इंस्टीट्यूशन होती है प्रेस क्लब, जमहूरियत की चौथी इंस्टीट्यूशन होती है जो लोकल बॉडीज। ये वो जगहें होती हैं जहां पर डिल्यूशन ऑफ पावर होती है, जहां से पॉलिटिशियन ट्रेन होते हैं। आपके ज़िया-उल हक साहब ने ये सारी चीजें बंद कर दी। ठीक है, अब आप कौन सी जमहूरियत चलाओगे? जमहूरियत की बुनियाद भी बनाओ ना पहले तो। लोकल बॉडी तो बनती नहीं आपसे, काउंसिलर बनता नहीं आपसे, यूसी बनती नहीं आपसे, डायरेक्ट नेशनल असेंबली पहुंच जाते हो। स्टूडेंट यूनियन आपने बैन की हुई है। मुझे एक बात बताएं, प्राइम मिनिस्टर साहब लम्स क्यों गए थे? पंजाब यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जाते? लम्स क्यों गए थे? मुझे ये समझाओ पहली बात। वाई यू लम्स? प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपका क्या हक है जाने का? आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, आप क्रेडिबिलिटी दे पंजाब यूनिवर्सिटी को। क्यों नहीं जाते पंजाब यूनिवर्सिटी? कोई प्राइम मिनिस्टर मुझे दिखा दो आज तक पंजाब यूनिवर्सिटी या कराची यूनिवर्सिटी आया हो, क्यों नहीं आता? इसलिए कि ये बराज याफ्ता तबके के नुमाइंदे हैं, इनको लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं जाना। ये लम्स जाना चाहते हैं अमीर आदमी की यूनिवर्सिटी, ये गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सकते। क्यों लम्स गए थे मुझे बताओ ना। कभी आपने किसी प्राइम मिनिस्टर को देखा है कराची यूनिवर्सिटी में? कभी आपने किसी प्राइम मिनिस्टर को देखा है पंजाब यूनिवर्सिटी में? नवाज शरीफ का भी पंजाब यूनिवर्सिटी गए कभी? नहीं देखा। तो क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए बताएं ना मुझे। सेंटर में है लाहौर के, क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं बड़ा कन्वोकेशन करते पंजाब यूनिवर्सिटी में? अवाम की यूनिवर्सिटी तो वही है ना, 1874 से बनी हुई है, वहां आप नहीं जाते। कल बनाइए लम्स, वहां आप पहुंच गए अंग्रेजी बोलने के लिए। यार किस दुनिया में रह रहे हो तुम यार? तुम लोग किस दुनिया में रह रहे हो यार? ये क्या क्या बकवास है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूं, ठीक है। कभी जिंदगी में वो ऑडिटोरियम इस्तेमाल ही नहीं हुआ, पता है आपको? यू नो दिस, यू नो दिस। एक दफा हुआ था, जमीयत वालों ने लड़ाई झगड़ा कर दिया, उसके पास से बंद है। आप मुझे बताएं कराची यूनिवर्सिटी में आखिरी दफा प्राइम मिनिस्टर कब गया है? मुझे तो याद नहीं पड़ता। ठीक है, आप कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे अना मरीनतुल इल्म, ये हम क्या कर रहे हैं? तो यार ये किस दुनिया में तुम रह रहे हो? तुम कहाँ से कहाँ कौन सी बातें कर रहे हो? इनको भूल जाओ। ये जागीरदारों के लिए बनाया गया था, जागीरदारों का मुल्क है, जागीर बडोरों का मुल्क है। अब इसको कैसे सही करेंगे ये अगला सवाल है। पहले ग्राउंड रियलिटी समझ लो। अगर आप ये समझ रहे हो कि इमरान खान इस तब्दीली की
कैटलिस्ट हो जाएगी, मैं एक्सेप्ट नहीं करता। फिर किसको मसीहा किसको देखते हैं आप? मसीहा आम आदमी होगा, मसीहा सिस्टम होगा, मसीहा कानून होगा, मसीहा इंसान की अकल होगी। सर तारीख गवाह है कि जब तक कोई रहनुमा नहीं आया तो इनकलाब नहीं आया या कौमों ने तरक्की नहीं की। कोई एक पर्सन तो चाहिए होता है ना। इनकलाब नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इल्म चाहिए। मैं एक बात कहूँ आपसे सर, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतकाल हुआ सन 11 हिजरी में, ठीक है। सन 61 हिजरी में यजीद उनकी जगह पे बैठ गया 50 साल के बाद। तो क्या मसीहा का इनकलाब नाकाम हो गया? सोचो मैं क्या कह रहा हूं। सिर्फ 50 साल के बाद आपके जगह पर उस मिंबर पर यजीद बैठा हुआ था, मसीहा का इनकलाब नाकाम हुआ या कामयाब हुआ? ये बता दो मुझे। कामयाब हुआ। कामयाब हुआ। कैसे कामयाब हुआ? उसकी जगह पे तो सिस्टम में तो मतलब वो बैठा हुआ था, इसको आप मानते ही नहीं। कैसे कामयाब हुआ? हुकूमत नाकाम हो गई, उसूल कामयाब हो गए। हुकूमत नाकाम हो गई, नाकाम नहीं हुई, हुकूमत रेलिवेंट ही नहीं थी। हुकूमत रेलिवेंट ही नहीं थी, वो इनकलाब हुकूमत के लिए आया ही नहीं था। वो इनकलाब हुकूमत के लिए नहीं आया था, वो इनकलाब उसूलों के लिए आया था। उसूल चलते रहे, आज तक चल रहे हैं, आफाकी उसूल है। मगर हुकूमत तो 50 साल के बाद उस आदमी के हाथ में चली गई जिसको आज कोई मुसलमान नहीं मानता। मुझे लीडर नहीं चाहिए, मुझे उसूल चाहिए। तो सर क्या असूल लीडर नहीं बनाते? असूल भी तो कोई बनाता ही है ना। उसूल तो वजूद है ना दुनिया में, उसूल वजूद है दुनिया में। अब दुनिया को उसूल बनाने की जरूरत नहीं है, उसूल तो बने हुए हैं ना। अब उसको लीडर थोड़ी उसको इम्प्लीमेंट करना है ना बस। अब तो उसूल बने हुए हैं ना दुनिया में। सबसे उसूल ये है, फॉर आर्गुमेंट से उसूल ये है कि FIR सही दर्ज हो। उसूल ये है कि लैंड का रिकॉर्ड सही दर्ज हो, ये उसूल है, ठीक है। उसूल ये है कि जज की पेशी सही हो, ये उसूल है। ये अमेरिका में भी हो रहा है, पाकिस्तान हर जगह हो रहा है। तो उसूल तो बने हुए हैं ना, आप वो नहीं करना चाह रहे। आप कह रहे हैं पहले मैं एक खड़ा करूंगा लीडर और सब उसके आसपास घूमेंगे यूं गोल 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 गोल, फिर वो लीडर कोई बोंगी मारेगा, फिर सारी कौम गिर जाएगी। तो भाई पहले उसूल नाफिज करो ना। पहले ये उसूल नाफिज करो कि लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज हो जाएगा। पहले उसूल नाफिज करो कि FIR कंप्यूटराइज हो जाएगी। पहले उसूल नाफिज करो कि सारे प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे। पहले उसूल नाफिज करो कि पंजाब यूनिवर्सिटी चलेगी, लम्स के अंदर प्राइम मिनिस्टर नहीं जाएगा। ये उसूल हैं, ये माशरती उसूल हैं, ठीक है। ये उसूल आप नाफिज नहीं करते। ये उसूल नाफिज करो कि सिंध हाई कोर्ट का दरवाजा आगे से खुलेगा, पीछे से नहीं खुलेगा। ये उसूल है, ठीक है ना। ये आप नहीं करते। आप ढूंढोगे इमरान खान आएगा, फिर वो पाकिस्तान में अच्छा इस्लाम नाफिज करेगा। ये आपने बंदों की एंट्री हाई कोर्ट में सही गलत रखी हुई है और आप इमरान खान के और इसके पीछे घूम रहे हो। और भाई पहले हाई कोर्ट का दरवाजा तो खोल दो, उसमें तो कोई लीडर नहीं चाहिए ना। मैं आपको 50 लिख के दे सकता हूँ, ये काम कर लो, आधे मसले हल हो जाएंगे। कोई जरूरत ही नहीं लीडर आने की, लीडर हो या नहीं हो, वो आप नहीं करना चाहते। मगर सर जब करना तो ये इंसानों ने ही है ना। FIR दर्ज जो करनी है वो SHO ने करनी है, वो अंडर आता है वजीर दाखिला के। अच्छा फिर और वो हुकूमत है, हुकूमत आसान कर लो। एक हमारे इदारे के अंदर पॉलिटिकल विंग है। कौन सा इदारा सर? एक इदारे में है पॉलिटिकल विंग है, होना चाहिए, जो कि नहीं होना चाहिए। आप तो ये उसूल है, इसे बंद कर दो। क्यों नहीं करते? पूछ रहा हूं मैं आपसे, पूछ रहा हूं ना, आप जवाब दो ना। क्यों नहीं बंद करते? सर कोई होगा, कौमी सलामती का मसला होगा फिर खत्म हो गया, फिर उसूल तो खत्म हो गए ना। मेरा ये सवाल है कि फिर उसूल की बात है ना, फिर उसूल पे चलो या नहीं चलो, बता दो मुझे। फिर जब वो कौमी सलामती की बात करते हैं, फिर आपको कहते हो ये गलत कर रहे हो। फिर वो कहते हैं जी आपने 9 मई को कौमी सलामती को हिट किया था, हम आपको नहीं मानते। फिर आपको कहते हो गलत, वो सही है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, ये आपकी कंट्रडिक्शन कब तक चलेगी? अगर पॉलिटिकल पार्टीज को भुट्टो साहब की लाई हुई तरमीम गलत लगती थी तो सबने मिलकर क्यों नहीं उस खत्म कराया उसको? जब दिल चाह उसको उसूल यूं कर लिया, जब दिल चाह उसूल को यूं कर लिया, जब दिल चाह उसूल को यूं कर लिया। ये बड़ी पुरानी रवायत है मुसलमानों की। जो दिल चाह उसूल बना लिया, जब दिल चाह उसूल नया खड़ा कर दिया। उसूल परस्ती अलग चीज़ है और दीन अलग चीज़ है। हम मज़हब पे अमल करते हैं, उसूलों पे अमल नहीं करते। मुसलमान मजहबी है, उसूल परस्त नहीं है। उसूल चेंज नहीं होगा। सर इस्लाम के भी तो उसूल ही है ना। असूल हैं कि मतलब क्या उसूल है इस्लाम के? कि इन असूलों से आप बाहर जाएंगे।
जैसे कलमा तैयबा, नमाज, रोजा, ज़कात, ये बेसिक नहीं है। नहीं, ये एक मतलब रोजा उसूल नहीं है सर, इस्लाम के दायरे के में आने के तो नो, यही तो आपकी गलतफहमी है। नमाज रोजा वाजिबात है, उसूल नहीं है। उसूल इस्लाम के उसूल है सच्चाई। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस, आपने बड़ी अच्छी बात की है। तो यही तो मुसीबत है हमारी कि हम समझते हैं उसूल नमाज रोजा है। नमाज रोजा का कोई ताल्लुक नहीं है इस्लाम के साथ। नमाज रोजा इस्लाम के वाजिबात में से है। इस्लाम के फर्ज है जी, फर्ज है, वाजिबात है, वाजिबात बोलते हैं। जो उसूल है वो ये है कूनू मास सादिकीन, जाल हक हो, हक के साथ हो जाओ, ये उसूल है। वादा पूरा करो। एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक वादा किया, दोनों ने सौदा किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया कि आप यहाँ खड़े रहें, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। वो चला गया, घर जाके भूल गया। 2 दिन बाद वापस आया, आप वहीं खड़े थे, ठीक है। तो उसने पूछा यार आप चले नहीं गए? मैंने उसने कहा तू तो भूल गया था, मैं तो नहीं भूला था ना। तो ये कभी कोई मौलवी नहीं बताएगा आपको नमाज रोजा हज ज़कात, नमाज रोजा हज ज़कात। तो भाई वो तो रेलिवेंट ही नहीं है, वो तो मेरा जाती मसला है, मैं पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ, तुम हू आर यू, तुम कौन हो? तुम्हारा क्या ताल्लुक है मेरी नमाज से? तुम्हें क्या ताल्लुक है मेरी नमाज से? मगर ये मेरे लिए रेलिवेंट है कि वादा खिलाफी नहीं होगी, झूठ नहीं होगा, कूनू मास सादिकीन। ये तुम नहीं, इसकी बात कभी नहीं करते। तुम बात कर रहे हो नमाज की, रोजे की, हज की, ज़कात की, ये सब बिल्कुल करो, मैं कब कह रहा हूँ गलत है। बट भाई इस्लाम के उसूल ये थोड़ी हैं। इस्लाम के उसूल हैं उसके जो फैसला करो हक के साथ करो, ये उसूल है इस्लाम का। कुरान पर अमल तो हिंदू ईसाई कर रहा है ना, यहूदी कर रहा है, उनके माशरे में इंसाफ मिल रहा है, ठीक है। आपके माशरे में इंसाफ नहीं मिल रहा, उनके माशरे में हक मिल रहा है, आपके माशरे में हक नहीं मिल रहा। तो इस्लाम का उसूल तो उन्होंने उनके पास है ना, तुम्हारे पास तो सिर्फ वाजिबात रह गए ना। तुम किस दुनिया में बैठे हो? तुम क्या बात कर रहे हो? विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपसे कुछ लोगों को शिकायत रहती है कि आप बहुत अच्छे टैक्सेशन को समझते हैं, बहुत अच्छे इकनॉमिस्ट हैं, ठीक है, सब आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, मगर सर आप मज़हब पे इतना क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये तो आपकी फील्ड नहीं है ना। ये आपने कैसे कह दिया कि मज़हब मेरी फील्ड नहीं है? आपने लास्ट टाइम मेरे साथ पॉडकास्ट की थी, कुछ इसी तरह की बातें हुई थी, तो एक मौलवी साहब का मेरे पास फ़ोन आया, तो उनसे भी मैंने यही कहा, तो उन्होंने कहा देखें यार, जब आपको किसी भी चीज़ की बेस्ट चाहिए होती है तो आप उसके स्पेशलिस्ट के पास जाते हो। तो पूछ रहा हूँ ना, हमें कुछ टैक्स का पूछना होगा, हम आपके पास आएंगे। आपसे ये मैं पूछ रहा हूँ कि आपने ये कैसे अज्यूम कर लिया कि मज़हब की मेरी फील्ड नहीं है, ये पूछ रहा हूँ आपसे मैं। सर आपके पास आप आलिम दीन का टैग नहीं है। आलिम दीन की डिग्री जिसके पास है उसका कोर्स सिलेबस देखा है तुमने? पहले एक दफ़ा उस आलिम दीन जिसकी तुम बात कर रहे हो उसका भी तो कोर्स देखो ना, और मेरी स्टडी देख लो। ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। कोई आलिम दीन की इस मुल्क में रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आलिम दीन हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आपको। आप आलिम दीन हैं? जी, ये सब जा रहा हूँ मैं आपको, मैं ये बता रहा हूँ आपसे। आप आलिम दीन कैसे हैं सर? वो आलिम दीन कैसे है? सर उन्होंने कुरान पाक पढ़ा हुआ है, मैंने भी कुरान पाक पढ़ा हुआ है, हदीस पढ़ी हुई है, मैंने भी हदीस पढ़ी हुई है, कुरान हाफिज हैं, मैंने पढ़ी हुई है। हाफिज से कोई ताल्लुक तो हाफिज का कोई ताल्लुक नहीं है। कुरान उन्होंने पढ़ा, हदीस मैंने नहीं पढ़ी। अगर मैं गलत नहीं हूँ, 13 साल की कुछ एजुकेशन यही तो पूछ रहा हूँ आपसे। मैंने आपसे यही तो पूछा कि उन्होंने जो डिग्री हासिल की है उसको कौन रिकॉग्नाइज करता है? इंग्लैंड में रिकॉग्नाइज है, अमेरिका में रिकॉग्नाइज है, कोई रिकॉग्नाइज करता है? कैसे पढ़ी, किसने पढ़ाई, किसने दी डिग्री? सवाल आपसे ये है मेरा। जो आलिम दीन अपने आप को कह रहा है वो, मैं आलिम दीन नहीं हूँ, मगर उसके मुकाबले में आलिम दीन हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, जो आलिम दीन आप कह रहे हैं, कराची में कम से कम 500 मदरसे होंगे जो आलिम दीन की डिग्री दे रहे हैं, होंगे 500। सर वो हुकूमत पाकिस्तान से अटैच है ना, वफाकुल मदारिस से। अब मैं तुम्हें ना आज असली कहानी सुनाता हूँ। कभी आपने ये मदरसों की सिलेबस को पढ़ा है? नहीं सर, मेरी तालीम पाकिस्तान में और इंडो पाक में जितने भी मदरसे होते हैं, मजहबी मदरसे हैं, जनरली बात करूं, उनमें जो सिलेबस पढ़ाया जाता है उसको बोलते हैं दर्स निज़ामी। समझ आई बात? दर्स निज़ामी क्या चीज़ है? दर्स निज़ामी एक मदरसा है लखनऊ में, फिरंगी महली। उसमें एक मौलाना निज़ामुद्दीन साहब होते थे। उन्होंने मजहबी निज़ाम दीन के लिए एक सिलेबस डिज़ाइन किया था कि बच्चा जो आलिम दीन बनेगा वो 1 साल कुरान पढ़ेगा, फिर हदीस पढ़ेगा, फिर अरबी पढ़ेगा, फिर फ़ारसी जो भी पढ़ेगा, फिर मंतक पढ़ेगा, और फिर वो दर्स निज़ामी जब पूरा कर लेगा तो वो आलिम दीन जो आपकी डेफिनेशन में बन जाएगा। और पाकिस्तान के 90% जो कम अज़ कम बरेलवी हजरात के जो आम मदरसे हैं वो दर्स निज़ामी को फॉलो करते हैं। समझ आई बात? दर्स निज़ामी के अंदर पहले फ़लसफ़ा, मंतिक़
और ये सारी चीज़ें अलग से पढ़ाई जाती थी। मैं अभी नहीं कह रहा कि वो नहीं पढ़ाई जा रही, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता डाइल्यूट होती गई। आज दरस निज़ामी के अंदर पढ़ाई जनरली जो सारे मदरसे आपको नज़र आते हैं पाकिस्तान में जो नज़र आ रहे हैं दीनी वजह से, ये जनरली 99% दरस निज़ामी के पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, दरस निज़ामी की जो पढ़ाने की जो कंटेंट ऑफ सिलेबस है उसमें से तकरीबन 90% मैंने ज़ाती तौर पर पढ़ा हुआ है। अच्छा, बस फ़र्क इतना है कि मेरे पास उस दरस निज़ामी की डिग्री नहीं है। मगर मैं ये नहीं कह रहा मैं आलिम दीन हूँ, मैं ये कभी दावा नहीं कर रहा कि मैं आलिम दीन हूँ, मगर मैं ये कह रहा हूँ नहीं उसके मुकाबले में हूँ। अच्छा, अब आ जाए आलिम दीन। वो जो आलिम दीन अपने आप को कह रहा है, क्या इकोनॉमिक्स का इल्म आलिम दीन होना नहीं है? दीन क्या है? दीन तो हर चीज़ को पास करता है ना। क्या उसमें पॉलिटिक्स है? क्या उसमें इकोनॉमिक्स है? क्या उसमें जुडिशरी है? अब जो आदमी आपसे आलिम दीन की बात कर रहा है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो सिर्फ फ़िक़्ह का आलिम है। वो तलाक और हज ज़कात के फ़राइज़ के बारे में गुफ्तगू कर सकता है, वो इकोनॉमिक्स का आलिम नहीं है। मैं आलिम दीन इस कॉन्सेप्ट में हूँ कि मैं फ़िक़्ह को भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, मगर मैं बाकी फील्ड को भी पढ़ चुका हूँ, तो मैं उससे बेहतर आलिम दीन हूँ। आपकी इस गुफ्तगू के बाद हो सकता है कि कोई फ़ोन वोन भी आए, आपको मनाज़रे का चैलेंज भी कर दे। आ जाए। मेरा सवाल, मुझे किसी से मनाज़रे का शौक़ नहीं, मैं सिर्फ ये अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आलिम दीन क्या मतलब क्या है? क्या दीन में मईशत नहीं है? क्या दीन में सियासत नहीं है? क्या दीन में फ़लसफ़ा नहीं है? क्या दीन में मंतक नहीं है? क्या दीन में साइंस नहीं है? क्या दीन में आर्ट नहीं है? क्या सिर्फ फ़िक़्ह है? ये पूछ रहा हूँ आपसे, या सिर्फ नमाज रोज़ा है? दिखा दो ना आलिम दीन को, एक आलिम दीन दिखाओ ना कि ये पाकिस्तान का आलिम दीन है। मुफ्ती ये नाम दे दिया, वो नाम दे दिया। आलिम दीन बताओ ना पहले मुझे भाई, वो फ़िक़्ह के मसाइल हैं। लोगों को आपसे शिकायत भी रहती है और आप पर तनकीद भी करते हैं लोग करते कि आप जो है बहुत अच्छे तरीके से गुफ्तगू कर रहे होते हैं, मगर जब भी मज़हब का मामला आता है या मज़हबी तबके का आता है या हमारे मौलानाओं का मामला आता है गुफ्तगू में, तो आपका लहजा बिल्कुल एकदम चेंज हो जाता है, आप थोड़े जज्बाती हो जाते हैं। देखिए, आपको ऐसी क्या प्रॉब्लम है सर? जज्बाती नहीं, सबके सब तो बुरे नहीं होते ना सर। जज्बाती नहीं, आपका लहजा तल्ख हो जाता है सर। सुन लो, हाँ मैं उस पर आ रहा हूँ। जज्बाती नहीं, पहले मैं इनको इग्नोर करता था, मगर जब से ये मजहबी तशद्दुद शुरू हुआ है और ये सब चीज़ें शुरू हुई हैं, मुझे इनसे नफ़रत हो गई है। सबसे नफ़रत, सबसे कह रहा हूँ, एक से नहीं, सबसे। क्यों कह रहा हूँ? अब आगे आता हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ। देखो, मैंने आपको शायद एक दफ़ा पहले भी कहा था कि हर इंसान को चाहिए कि वो तारीख़ का मुताला करे। 1000 साल, पिछले 1000 साल में किसी भी मज़हब ने, इंक्लूडिंग इस्लाम, इंसानियत को कुछ नहीं दिया। इंसानियत को परेशान ही किया है, इंसानियत को धोखा ही दिया है। इंसानियत का बात कर रहा हूँ, माशरे की, ज़ात की बात नहीं कर रहा। इसको मिसकंस्ट्रू नहीं करना। इंसानियत जो है, सिविलाइजेशन है, इंसान जो 4 अरब आदमी रह रहा है, इसको मज़हब ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। इसलिए जो लोग मज़हब की बात करते हैं माशरे में, पहले मैं इग्नोर करता था, अब मुझे उनसे नफ़रत हो गई है। इसलिए नफ़रत हो गई है कि वो हमारी यूथ को गलत मैसेज देकर मज़हब से भी दूर कर रहे हैं और माशरे की बुराई भी कर रहे हैं। सर, आप अपने इस जुमले पे गौर करें ना कि मज़हब ने इंसानों को तकसीम किया है, जिसमें आप कह रहे हैं कि इस्लाम भी शामिल है। तो सर, ये जुमला आप गलत नहीं कह रहे? क्या हो रहा है? कितने मारे गए हैं? देखें, मज़हब पे हमने इस्लाम, एक सेकंड रुक जाओ, एक मिनट। अब मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुम एक सवाल का जवाब दे दो। तुम्हें अच्छा हिंदू चाहिए, बुरा मुसलमान? अच्छा हिंदू ज़्यादा बेहतर। दिस इज द इशू। आपकी कोशिश ये है कि बुरे मुसलमान को अच्छा मुसलमान बना दे बाय तबलीग, यही है ना? सर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप मुसलमान को बुरा कहें, इस्लाम को नहीं कहें। मैं से छोटा सा ही है, इस्लाम को बुरा नहीं कह रहा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, इस्लामी मजहब के नाम ने 1000 साल से इंसानों को कुछ नहीं दिया है, तो बता दो ना मुझे। तो सर, इसमें इस्लाम का क्या कसूर हुआ है? तो मुसलमानों का हुआ ना सर। मैं कुछ और कह रहा हूँ। रसूलुल्लाह तो 11 हिजरी में चले गए,
अब मुझे इस्लाम पे अमल करना है, किसके पास जाऊँ? सर मैं यही तो कह रहा हूँ कि उसके बाद की जिम्मेदारी उलमाए किराम पर है ना। कुरान पाक किसने कहा कि उलमाए किराम के पास है? ये किसने कह दिया? ये तुम्हें किसने कह दिया कि उलमाए पाक के पास है? यही तो पूछ रहा हूँ आपसे मैं। ये तुमने किसने कहा कि ये दरसे निज़ामी कर आ गया, इसके पास पूरी दुनिया मेरी जिंदगी है? उसको बेचारे को क्या पता? उस बेचारे को क्या पता कि उसकी एजुकेशन तो देखो यार। मैंने कहा मैं इस्लाम पे अमल कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कहा सर अस्सलाम वालेकुम, बताइए, अरबी में है, आप मुझे बताएं कि सर मैं क्या करूँ? तो मैं इसके पास जाऊँगा जामे उलूम के पास कि भाई सर आप बता दें। एक पठान बैठा होगा या बिल्तिस्तानी बैठा होगा कि सर आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ? क्या दुनिया में बैठे भाई, यही तो समझा रहा हूँ। फिर क्या होगा? सर अभी आपने एक बात बोली कि आपको तमाम उलमाए किराम को आप जो है किसी खातिर में नहीं लाते, तो आपने तमाम का लफ्ज़ आप इस पर कायम है। मेरी बात सुनो, देखिए फिर आपसे तमाम में बहुत से काबिल और बहुत से अच्छे लोग आते हैं की बात नहीं कर रहा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं दोबारा समझाता हूँ। फिका, लॉ, मेडिसिन, टैक्स, फाइनेंस, जुडिशरी, गवर्नेंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, आर्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस सब का जब इल्म होगा इंसान को तो जिंदगी गुजारेगा। ये सब दीन है, ये सब दीन है। तो सर ऐसे तो फिर दुनिया में कोई भी आलिम दीन नहीं है ना। यही तो समझा रहा हूँ, नहीं होना चाहिए। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिरी आलिम दीन वो था जो 11 हिजरी को दुनिया से पर्दा कर गया। उसके बाद कोई नहीं है। कोई दावा करे कि मैं दीन को जानता हूं तो वो गलत बात कर रहा है। इसलिए गलत बात कर रहा है कि वो फिके का आलिम हो सकता है, और कोई समझदार आलिम दीन कभी दावा नहीं करेगा कि वो आलिम दीन है। वो कभी दावा नहीं करेगा समझदार आलिम दीन। मेरा खुदा वो है जो मोहम्मद का खुदा है। समझ आई बात क्या कह रहा हूं? मैं खुदा का इदराक नहीं कर सकता, मेरे इदराक से बाहर है। मैंने एक इंसान को देखा जो सच्चा और अमीन था, और जो हकीकत थी था, ये तो नहीं है कि नहीं था, था ना, फिजिकल था। उसने कहा कि खुदा है, मैंने मान लिया। मेरा खुदा मोहम्मद का खुदा है। मेरा खुदा मैंने नहीं पहचाना। ये बात किसी दिन समझ आ जाए ना लोगों को कि हम क्या दीन के किस तरह समझते हैं। हम दीन के समझने की हमारी मेयार मुख्तलिफ है। हम ये कह रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जो है वो इंसानों को इस दुनिया और आखिरत की दुनिया के साथ मिला के चलता है, और दुनिया का कोई मजहब मिला के नहीं चलता। मसला आखिरत का है। दुनिया में तो सबका काम चली जाएगा। और आपने ईद की चांद पर लड़ाई शुरू कर दी, तो मुझे ईद के चांद देखने वालों से आहिस्ता आहिस्ता, नफरत तो गलत है, मुझे उनके साथ अब जब उनको देखता हूं तो मुझे गुस्सा आना शुरू होता है, जो ईद के चांद देख रहे होते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। चलो अगर चांद देखना ही है तो क्या दूरबीन से देखना जायज़ है? मेरा सवाल है आपसे। पता नहीं सर, ये तो पूछ रहा हूँ आपसे। ये तो शरई मसला है। मैं क्या शरई मतलब ये यार ईद तो करते हो, अगर देख रहे हो तो आंख से देखो, खुली आंख से। तो ये शलवार तो इस्लामी हो गई और पैंट गैर इस्लामी हो गई। ये पूछ रहा हूँ तुमसे मैं। ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। कोई आप मौलवी दिखा दे जो पैंट पहने नजर आए, सलवार पहने नजर आते हैं। और भाई अगर इस्लाम नाफिज करना है तो सुन्नत नबी, कल एक SRO प्रेजेंट करो कि पाकिस्तान में सुन्नत नाफिज होगी। कल से सब प्रेसिडेंट साहब तहमत बांध के आएंगे। कह दो कल से तहमत बांधी जाएगी। पगड़ी बांध रहे हो हरी, ठीक है, तहमत क्यों नहीं पहनते? मेरा सवाल ये है। तो ये शलवार क्यों पहने होते हैं मौलाना साहब? मुझे ये बता देना। इनसे पूछे ना किसी दिन आप बुला के। आपने बड़े आसानी से कह दिया कि शब्बर साहब को क्यों बात करते हैं मजहब के बारे में। ये आपको किसने हक दे दिया ये कहने का? ये पूछ रहा हूँ आपसे। क्या वो ठेकेदार है? अगर वो टैक्स की बात करेगा मैं उसे कहूँगा करते रहे बैठ के, मुझे क्या तकलीफ है? तुमने कहाँ से ठेका मिला? तुम्हें कहाँ से ये SRO इशू हुआ है कि तुम मजहब के बारे में बात करोगे? कौन सा लॉ तुम्हें अलाउ करता है? शिया हो सुन्नी हो, किसने कहा राइट दिया है? मुफ्ती आजम पाकिस्तान और ये वाला पाकिस्तान, वो किसने राइट दे दिया तुम्हें? बताओ ना मुझे, समझाए ना आप मुझे। आलिम दीन, आपने कहा आलिम दीन ने मुझे टेलीफोन किया, आपने क्यों कहा उसको आलिम दीन? ये कौन मदरसे का बंदा था, ठीक है, फेयर एनफ, आई एग्री विद इट। काफ़ी मजहबी डिस्कशन हो गई। सियासत की तरफ वापस आते हैं। सर ये बताएं कि अभी इलेक्शन पर तो सवाल हैं ही, ये हुकूमत बन जाए तो क्या ये हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के मसलों को कुछ हद तक हल कर सकती है? हमें IMF से डील करना है, ठीक है, हमें इस्लाहात करनी है, और भी बहुत सारे मसाइल हैं, हमारे बॉर्डर्स पे इशू चल रहे हैं, तो ये निपट लेगी हमारी हुकूमत?
काकड़ साहब ने जो हुकूमत की है 5-6 महीने जितने भी टाइम इनको गुजरा है, एक अच्छी गवर्नमेंट थी। मैं ये कह रहा हूँ, अच्छी गवर्नमेंट, बुरी गवर्नमेंट नहीं थी। सर आपको लगता है कि वो काकड़ साहब ही चला रहे थे? नहीं, जो भी चला रहा है। तो अब जो आने वाली गवर्नमेंट है, अगर उन्होंने कोई बड़ी बोंगियां नहीं मारी और जिस तरह अगर चलते रहे, तो पाकिस्तान के जो अपेरेंट मसले हैं वो हल हो जाएंगे। अपेरेंट मसले ये कि मैक्रो इकोनॉमिक थोड़ी स्टेबिलिटी जो चल रही है वो आ जाएगी। मगर जो मैंने पहले कहा ना आपको कि अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम का इस्तेसाल ख़त्म हो जाएगा, वो नहीं हो सकता। वो तो एक कॉन्सेप्चुअल इशू है ना सर। इस वक्त इकॉनमी के बड़े मामला SIFC देख रही है, तो अभी तो निगरान सेटअप है, तो जाहिर सी बात है जो वहाँ से हिदायत मिलती होंगी, तो इनका तो मैंडेट है नहीं, वैसे ही कर लेते होंगे ये लोग। तो बिलफर्ज अगर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ जाती है, जैसे कि बनती हुई नज़र आ रही है, तो आपको लगता है कि वो भी हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे और सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? मैं तो ये समझता हूँ कि SIFC कॉन्सेप्चुअली तो दुनिया में नहीं होती, इस तरह के इदारे नहीं होते, मगर पाकिस्तान के लिए आज ज़रूरत है। और मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं बताता हूँ आपको, मैं क्यों कह रहा हूँ। मैं ज़ाती अपनी मिसाल पे कहता हूँ। देखिए, मैंने बहुत से काम ऐसे चेयरमैन FBR इसलिए नहीं किए कि मुझे ये खौफ था कि मैं कल को जब जाऊँगा तो मैं कहीं किसी इदारे के सामने खड़ा होऊंगा। जब इसमें SIFC भी शामिल होगी और तमाम लोगों का कंसेंट होगा, तो आपको शायद काम करने के लिए ज़्यादा अच्छा स्पेस मिल जाता है। देखिए, या तो आप ये एक्सेप्ट कर लें कि वो जो चीज़ जो पाकिस्तान की मईशत में कुछ लोगों का रोल है, मगर वो इनफॉर्मल है। मईशत की बात कर रहा हूँ। अब अगर उस रोल को फॉर्मल कर दिया जाए तो क्या बुराई है? देखिए, या तो आप ये फैसला आप मुझे कि रोल नहीं है, या तो मुझे ये कह दे कि नहीं है। अगर रोल है तो फॉर्मल करने में क्या बुराई है? फॉर्मल किया है ना, बस फॉर्मल कर दिया ना उसको, पहले इनफॉर्मल था। सर खारजा भी फॉर्मल हो गया, इकोनॉमी भी फॉर्मल हो गई, बाकी सर क्या बचा फिर? क्या बाकी बड़े नारे डालियाँ शालियाँ, ये सारे काम है। सही, बिल्कुल सही कह रहे हो आपने, बिल्कुल सही कंक्लूजन निकाला है, बिल्कुल सही कंक्लूजन निकाला है। सर आपने खुद किया है ना सर, अंदर तो खुद लाए थे ना। मैंने तुम्हारे पहले इंटरव्यू नहीं कहा था? कौन लाया था अंदर? अयूब खान मिनिस्टर था ना, अंदर तो तुम लाए थे ना, अंदर तो तुम लेकर आए थे ना खैमे में। अब क्यों शिकायत हो रही है? आप ऊँट को खैमे में कौन लाया था? चलें सर, वो तो एक इंसान की गलती थी। इंसान की गलती नहीं थी, आज भी सबकी गलती। तो सारे मिलके क्यों नहीं कहते कि ऊँट बाहर जाए? सारी इलेक्शन कैंपेन किस बारे में चल रही है? किसी ने बात की कि हम सारे एक हो जाएं? किसी ने बात की? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, क्यों नहीं की? क्यों नहीं की मुझे बताएं। बेवकूफ़ हैं, नालायक हैं, या वफात परस्त हैं? जवाब दो। तीनों लगते हैं सर मुझे तो खत्म हुई बात। फिर तुम उससे क्या कह रहे हो? बेवकूफ़ भी हैं, नालायक भी हैं, वफात परस्त भी हैं। देखिए ना, आज ये कह रहे हैं कि ये चोर है, डाकू है, वो कह रहा है ये चोर है, ये डाकू है, उन्होंने कुछ नहीं किया, मैं 13 ले आऊँगा, मैं 14 ले आऊँगा। भाई पहले ये कहें कि यार हमारा जो पार्लियामेंट होगा उसमें हम कोई इंटरफेरेंस एक्सेप्ट नहीं करेंगे आइंदा से, ये मैंडेट होगा हमारा। कोई बयान इस तरह का देखा आपने? कि तकरीर में कहा बिजली दे दूंगा 200 यूनिट, कहता है, कोई कह रहा है भाई 200 यूनिट कपड़े घर दे दूंगा। ये क्या चीज़ है यार? अगर आपका बुनियादी मसला कुछ और है, उसके बारे में बात कर रहा है कोई। इसलिए मैं तो ये कह रहा हूँ ना, मैं तो इनसे मायूस इसलिए हो गया हूँ ना कि यार ये बेचारे क्यों नहीं करते, इनके अंदर सलाहियत नहीं है, ये क्या चाहते हैं। मगर मैं अब नतीजे पहुँचता हूँ सलाहियत सब कुछ है। ये इस्तेसाली तबके के नुमाइंदे हैं, ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में इस्तेसाली तबका ख़त्म हो, इस्तेसाल ख़त्म हो, आम आदमी को हक़ मिले। ये समझ लें उसके सामने एक वो हैं स्पीड ब्रेकर। सर मईशत संभालने में नो डाउट हमारे आर्मी चीफ साहब का बड़ा हाथ है। तो सर इलेक्शन के बाद तो हमारे आर्मी चीफ साहब के पास 2 ही साल बचेंगे, 1 साल तो तकरीबन उनका पूरा हो चुका। तो उसके बाद तो फिर जब कोई नया आएगा तो फिर जाहिर सी बात है नई पॉलिसीज़ होती हैं। जैसे आपको याद होगा बाजवा साहब ने कहा था कि अब सियासत से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। तो जब अफराद बदलते हैं तो फिर आपने कहा कि बाजवा साहब ने कहा कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है ना, होगा तो नहीं क्या कहा था ना, फिर क्या हुआ? वही तो मैं कह रहा हूँ यार, फिर जो की हो गया ना यार। तो सर मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि जब जाहिर सी बात है कि हमारे आर्मी चीफ साहब का भी टर्नओवर पूरा होगा 2 साल के बाद, तो उसके बाद तो सर फिर जाहिर सी बात है कोई नया आएगा, वो फिर नई पॉलिसी होगी, नई डॉक्ट्रिन लेके आएगा, तो फिर कैसे चलेगा सर?
या तो फिर आसिम मुनीर साहब ही पूरे 5 साल कोई ऐसा कोई आईनी वो मुझे निकले। एक बात बताओ कि बाजवा साहब की डॉक्ट्राइन में और आसिम मुनीर की डॉक्ट्राइन में क्या फ़र्क है? सर मैं तो समझने से कासिर हूँ। नहीं, आप बताएं ना क्या फ़र्क है? आफ्टर दी नो कॉन्फिडेंस मोशन जो बाजवा साहब का एक्शन थे वही है इलेक्शन है, फ़र्क क्या है? ओ भाई, ये इंस्टीट्यूशन का फैसला है। व्हाई डू अंडरस्टैंड? सर माजी में इंस्टीट्यूशन के फैसले तब्दील नहीं होते रहे। कहाँ हुए बताएं मुझे। हमने देखा कभी नहीं हुआ, बताएं। कभी पीपल्स पार्टी, कभी नवाज शरीफ, कभी फिर इमरान नहीं, इंस्टीट्यूशन ने अपने आप को कोई विड्रॉ नहीं किया। इंस्टीट्यूशन ने कभी अपने आप को विड्रॉ नहीं किया। इंस्टीट्यूशन अपनी जगह पे खड़ा है। कभी किसी नाम पर इख्तलाफ राय भी नहीं रहा इंस्टीट्यूशन में। थोड़ा हो सकता है यार, रिश्ता इसको देना है या इस तरह दो पैगाम आ गए, ये लड़के से करनी है, इस लड़के से करनी है, जो अच्छा होगा उसे कर देंगे। बात तो यही है ना यार, किसी दो पैगाम आए थे दो लड़कों के, अभी तो एक लड़के ये अच्छा लगा, इससे कर दी शादी, फर्क क्या पड़ता है? तो ये तो भूल जाओ कि इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी चेंज हुई है। 1951 से लेकर पाकिस्तान में 2023 तक इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी बिल्कुल सेम है। अगर है तो मुझे बता दो, अगर कहीं कभी तब्दीली आई तो मुझे बता दो। हाँ बताएं ना आपकी ये 1951 से लेकर 2023 तक ये 5 साल हैं जब इंस्टीट्यूशन पीछे हट गया था। सर तब्दीली तो नजर आई ना सर, कब आई बताएं? बाजवा साहब के दौर में। क्या आई? जब सर नवाज शरीफ साहब जब जो नाम लेके जो है हमारे फौजी अफसरान का नाम लेकर जलसों में उन्हें बुरा भला कहते थे। उस वक्त कहते थे जो बाहर थे। सर बाहर थे। फिर भाई मैं पूछ रहा हूँ कि कभी कोई बंदा जब प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठा हो फिर उसने कहा हो कि गलत है, फिर मुझे बताओ ना। अभी चंदा दो बातें करो, बाहर आके सभी कहते हैं ना, बाहर आके सभी कहते हैं मुझे मारा मुझे मारा मुझे मारा, ठीक है। अंदर बैठ के कहना कि ये गलत है। जब कोई बंदा दिखा दो 1951 से लेकर 2023 तक, जब वो अंदर कमरे के अंदर बैठा हो, पिड्डी के अंदर पहाड़ी के ऊपर बैठा हो, उसके बाद वो बोले कि ये गलत है, फिर मैं मान लूँगा तुम्हारी बात। जब वो बाहर आया होता है उससे तलाक हो जाती है, फिर कहता है ये गलत है, फिर वो कहता है सर मेरी दोबारा शादी कर दो, अच्छा ठीक है कर दे, हो जाती है दोबारा शादी। तो मुझे ये बताओ ना कि 1951 से लेकर आज तक किसी ने अंदर बैठ के बोला हो कि सर ये गलत है? सर इमरान खान ने वैसे कहना शुरू कर दिया था। कब? जब वो हुकूमत नहीं थे। कब किया था शुरू? बताए ना मुझे, कब शुरू किया था? कोड वर्ड्स में कुछ अल्फाज वो खास बोलते थे तो बाहर चला गया। फर्क तो एक ही 19 मेरा ये कहना है कि यार आप मुझे बताएं ना कि कब किसी बंदे ने अंदर बैठ के कहा हो, किसी बंदे ने, हर बंदा ये पता क्या कहता है, आपने देखा होगा, आपने बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इदारों में ये एक क्रेडिट होता है गवर्नमेंट का, होता है ना हमारे मुल्क में। क्या मतलब होता है इसका? एक पेज पर हाँ, क्यों? ये कौन सा डायलॉग है? तो भाई इंस्टीट्यूशन की खराबी नहीं है, आपकी कमजोरी है, आपकी कमजोरी है। जिसे बजाय बोलते हैं आप काणे हैं, आपकी कमजोरी है। मैं पूछ रहा हूं कि कभी किसी बंदे ने पिंडी के प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के कहा हो कि सर हमारा इंस्टीट्यूशन से इख्तिलाफ है? वो जरा आसिफ नवाज का हुआ था, क्या हुआ उसके साथ? भाई ये पूछते ना, ये जो कंट्राडिक्शन वाली बातें हम करते हैं, बाहर आके गली जब जिस दिन बाहर हो गए फिर आपके शुरू हो गए कि हाँ जी इंस्टीट्यूशन में खराबी है। ये नहीं करें बात। देखो एक बात मान लो मेरी, कूनू मास सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। कुछ तो सच बोल लो, कभी तो सच बोल लो। सर मैं किसके साथ हो जाऊं? कौन है सच्चा? नहीं तुम जिसको सही समझते हो बोल लो ना कम से कम। मुझे तो कोई भी नहीं लगता। क्या? मुझे तो कोई भी नहीं लगता। तुम ये कह दो कि कोई सच्चा नहीं है, ये भी तुम नहीं कहते। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, पब्लिक की बात करता हूँ। ये कभी नहीं कहता यार मुझे कोई नहीं लगता, ये कह दो कि कोई सच्चा नहीं है। मैं सिर्फ ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये क्यों एज्यूम करते हैं, कभी किसी हर बंदा को गवर्नमेंट जब आती है वो पहली बात ये करती है कि हम एक पेज पर हैं। करती है, क्यों करती है? फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पेज फट जाता है। क्या आहिस्ता आहिस्ता वो पेज फट जाता है? फिर नहीं पेज, मैं यहाँ भी आगे एक बात बताऊँ आपको, मेरी स्टडी ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि उन्होंने कभी नहीं पेज फाड़ा, ये खुद फाड़ते हैं। मतलब ये भोंगिया खुद मारते हैं। पेज क्यों पड़ता है? कारगिल हो गया, कभी प्लेन हाईजैक हो गया, कभी शरीयत बिल आ गया,
कभी आपने जाके अफगानिस्तान में कह दिया हमने जंग जीत ली। शायद अब ये बताओ ना कि ये जो पेज फटते ही कौन फाड़ रहा होता है, मुझे समझाओ ना जरा। कोई पाकिस्तान का पॉलिटिशियन दिखा दो जो अमेरिका को गाली नहीं दे, फिर जब पावर में आता है फिर अमेरिका के साथ चला जाता है। अच्छा सर, ये बताएं, इलेक्शन तो होने जा रहा है 8 फरवरी को, मगर कुछ हमारे बिजनेस रिलेटेड लोग और कुछ सहाफ़ी भी इसी लाइन के, वो कहना शुरू हो गए हैं कि खुदारा इलेक्शन मत कराएं, पहले इकॉनमी को संभालें। तो नाउ टाइम इज फिनिश्ड, नाउ द टाइम इज, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो कि इलेक्शन, मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन नहीं चले। अगर नहीं मैं मान लिया इलेक्शन नहीं होगा तो काकड़ साहब चलते हैं, चलिए मैं मान लिया तो काकड़ साहब चलेंगे। सर आ जाएंगे कोई टेक्नोक्रेट्स? अभी भाई टेक्नोक्रेट को किसी कानून आइन में लाना पड़ेगा ना, बड़ा खर्चा भी लोगों ने कर दिया, कोई फायदा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कोई। अच्छा सर, लेट्स एज्यूम कि इलेक्शन हुआ, नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत बन गई, ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या लगता है कि इमरान खान और पीटीआई वाले 5 साल इनको चलने देंगे, खामोश बैठे रहेंगे, क्या करेंगे, मतलब क्या हिकमत अमली होगी उनकी? मुझे इसकी टेन्योर लगती है तकरीबन 1.5 से 2 साल जो ये गवर्नमेंट बनेगी। और शायद गवर्नमेंट और एक प्रेशर जो इंटरनेशनल और लोकल प्रेशर आएगा वो गवर्नमेंट को ये मजबूर कर देगा कि आप एक फिर इलेक्शन करा दें। अच्छा। और वो हो जाएगा और हो सकता है PMLN जीत जाए और वो इससे कदरे बेहतर होगा। नहीं, वो तो फेयर एंड फेयर होगा। और मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, PMLN को सजेस्ट करूंगा कि वो ये करें, कि ये इलेक्शन तो हो गया, पावर में आ जाए, उसके बाद इमरान खान के साथ या जो भी लोग हैं उनके साथ बैठे। देखिए हम क्या करते हैं, हम सियासी इख्तिलाफात को, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ के साथ भी हुआ, हम सियासी इख्तिलाफात को क्रिमिनल इख्तिलाफ में कन्वर्ट कर देते हैं। सही होता क्या है, भुट्टो साहब के खिलाफ सियासी इख्तिलाफ था ना, PNA का सियासी इख्तिलाफ था ना, वो क्रिमिनल केस में कन्वर्ट हो गया मोहम्मद अहमद खान का कत्ल केस। नवाज शरीफ के साथ सियासी इख्तिलाफ था, वो कन्वर्ट हो गया पनामा केस में। इमरान खान के खिलाफ सियासी इख्तिलाफ है, वो कन्वर्ट हो रहा है पॉलिटिकल क्रिमिनल केसेस में, साइफर हो गया, तोशा खाना हो गया, ये कोई हो गया। तो ये जो सियासी इख्तिलाफात और क्रिमिनल केसेस का हमने जो रिश्ता बनाया हुआ है ना, इसको तोड़ दें। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह पर, क्रिमिनल केस अपनी जगह पर। अच्छा सर, 9 मई को जो हुआ, पीटीआई तो उसका अब पीटीआई अब तक उसका एतराफ़ नहीं करती। वो तो इमरान खान ने एक्सेप्ट किया था मेरा ख्याल। नहीं, वो कहते हैं कि इसकी जो है वो तहकीकात होनी चाहिए, इसको मानते नहीं कि वो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते कि हमने किया, ऐसा तो इमरान खान ने कभी नहीं माना। मगर जो भी हुआ, अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये पीटीआई ने किया, तो क्या है ये इतना बड़ा जुर्म है कि इसकी कभी माफ़ी नहीं मिल सकती? नहीं, माफ़ी का मतलब क्या है? क्या मतलब बस अब बहुत हो चुका, इतनी सज़ा मिल चुकी, या इतनी मजीद दे देते हैं उसके बाद फिर क्लियर हो जाए? भाई मैं ये तो समझा रहा हूँ कि इमरान खान के खिलाफ 9 मई का तो केस अभी तक कोई नहीं ना। सर है 9 मई का, इमरान खान के खिलाफ नहीं है शायद, अगर हो तो नहीं। अगर देखिए, अगर इमरान खान के खिलाफ ये एविडेंस आ जाता है कि इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई में जाकर जाओ हमला करो कोर कमांडर हाउस पर, फॉर आर्गुमेंट सेक। सर पीटीआई पर तो है ना, चले मान लेते हैं। पीटीआई अलग चीज़ है, पीटीआई का भी, ये मैंने आपको शायद पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि पीटीआई की गलती ये है कि जब वो कराची में निकले थे तो FTC से कहाँ जा रहे थे? वो बहराल होटल के पीछे कोर कमांडर हाउस है। ये मत किसने दी थी उनको? ये गलत है। नहीं, ये उनकी गलत फहमी थी, ये उनकी सोच की गलती है ना, ये उनकी सोच की गलती है। सर तो इमरान खान ने तो नहीं दी होगी ना, वो तो हिरासत में थे। यही तो मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जब 9 मई को जाकर आपने स्टेट के इंस्टीट्यूशन पे हमले किए थे, तो ये बोंगी की बुनियाद क्या है? वर यू डूइंग अ पॉलिटिकल बैटल और वर यू डूइंग अ रिवोल्ट अगेंस्ट द पाकिस्तान स्टेट? आप जाके गवर्नर हाउस को जो मर्जी करना है करें, आप जाकर सेक्रेटरी की जो मर्जी करना है करें, स्टेट की एस्टेब्लिशमेंट से क्या पंगा लेना है आपने? जाके मुझे ये समझाएं, और क्यों लेना है? क्या कोर कमांडर पीटीआई PMLN का है? यार आपका झगड़ा किसके साथ है, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। सबसे बड़ी गलती इमरान खान जो करते हैं और अभी भी कर रहे हैं, खुदा का वास्ता है वो इन इंस्टीट्यूशन के लोगों का नाम लेना बंद करें। आपका सियासी झगड़ा हो सकता है, और ये सियासी जद्दोजहद है भाई, सियासी जद्दोजहद है आपकी। आप सियासतदान हैं या आप माओ ज़ेडुंग हैं? मैं पूछ रहा हूं आपसे। माओ ज़ेडुंग, मैंडेला था ना,
बाहर निकलने के बाद क्या किया था मैंडेला ने? मैंडेला रिहा हो गया था, फिर क्या हुआ था? इलेक्शन हो गया था, जीत गई थी उसकी पार्टी। फिर क्या मैंडेला ने कोर कमांडर हाउस को उड़ा दिया था? आप मैंडेला है ना। ईरान में क्या हुआ था? खुमैनी साहब ने क्या किया? इलेक्शन हुआ ना। तो भाई मुझे बताएं क्या मैंडेला हैं, खुमैनी साहब हैं, क्या चाहते हैं आप? अभी ये पूछ रहा हूं ना आपसे, क्या चाह रहे हैं आप? आप स्टेट के सामने खड़ा होना चाहते हैं? पूछ रहा हूं मैं आपसे, खड़ा होना चाहिए आपको, चाहते हैं या नहीं चाहते? वो तो आखिर तक कहते रहे मैं बात करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, आए मुझसे बात करें। तो 9 तारीख को क्यों गए थे वहां पे और क्यों खड़े होकर बयान दिया था कोर्ट के अंदर कि मुझे XYZ से झगड़ा है मेरा? दिया था ना, कहा था ना, ये जस्टिफाइड था। मेरा आपसे सवाल है, हो सकता है बिल्कुल सही कह रहे हो वो, मैं आपसे कह रहा हूं वो बिल्कुल सही कह रहे हो, मगर वो जो इंसान है वो इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, क्या इंस्टीट्यूशन को डिसोन कर सकता है? इस बात को समझो ना, क्या इंस्टीट्यूशंस को डिसोन करेगा? नहीं करेगा, ऐसी बात है। ये एक छोटा सा ट्रायंगल है, इसको सॉल्व करो ना यार। देखिए ना, सियासी जद्दोजहद है ना, पीटीआई की सियासी आज जो पब्लिक है वो सियासी जद्दोजहद है ना। क्या हम अपनी फौज को खत्म करना चाहते हैं? नहीं, मुझे बताइए, खत्म करना चाहते हैं आप पाकिस्तानी फौज को? नहीं। तो नहीं कहते तो आप सियासी जद्दोजहद करें, इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराएं, खत्म हो गई बात। आप ये नारा लगाएं कि फौज अगली हमारे पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करेगी, ये है ना। ये तो नहीं हो सकता कि मिस्टर आसिफ मुनीर गलत है, मिस्टर XYZ गलत है, मिस्टर ये गलत है, मिस्टर बी गलत है। ये तो दिस इज अ रॉन्ग नोशन। किसी का भी नाम लेना गलत है मेरे हिसाब से, अगर वो इंस्टीट्यूशन का आदमी है। और यही तो मुसीबत इस मुल्क में रही है ना भाई, वो इंस्टीट्यूशन है या नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता उल्टा चलो ना, अगर इसका इंस्टीट्यूशन, सपोज करें उसका इंस्टीट्यूशन उस आदमी के खिलाफ हो जाएगा, सपोज करें, फिर क्या होगा? अगर इंस्टीट्यूशन के बाकी लोग उस आदमी के खिलाफ हो जाएंगे तो मुल्क तो टूट जाएगा ना। अगर वो कहेंगे, सारे कहेंगे बगावत हो जाएगी, बगावत हो सकती, क्योस हो जाएगा ना। ये क्योस कराना है, करना है क्योस। आप ये करें ना कि यार आप ये कहें कि जी भाई इंस्टीट्यूशन जो है वो पाकिस्तान के सियासी मामला में बहुत दखलंदाजी कर रहा है। अच्छा सर, लास्ट पॉडकास्ट में आपने कश्मीर पर बात की थी और आपने प्रेडिक्शन की थी कि अगले 10 से 15 साल में फैसला हो जाएगा और अलग रियासत बन सकता है, आपने कहा था बनेगा। तो सर हमारे काफ़ी जो है वो व्यूवर्स जो हैं वो इंडियंस हैं, उनको आपकी इस बात पर काफ़ी एतराज़ हुआ था और कुछ जज्बाती इंडियंस ने तो यहाँ तक कहा है कि आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान इंडिया की कॉलोनी होगा। ठीक है, तो उनको सर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, दो जवाब है। आपको बहुत लाइक करते हैं मगर आपके इस स्टेटमेंट पे उन्होंने बहुत तनकीद की, इसलिए कि उनको पहली दफ़ा उनको ये समझ आई है कि उन्होंने गलती क्या की है। मैंने उन्हें ये कहा था कि कश्मीर नेचुरली पाकिस्तान का हिस्सा है, जिसको शेख अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 के तहत एक अलग स्टेटस देकर इंडिया को फेवर की थी। मैं दोबारा अपनी बात को क्लैरिफाई कर दूं, कश्मीर की जोग्राफिकल लोकेशन, उसकी आबादी पाकिस्तान के साथ नेचुरल रिलेशन है, नेचुरल। मगर शेख अब्दुल्ला ने उसको आर्टिकल 370 का लेकर उनको एक अलग हैसियत देकर पाकिस्तान से अलहदा करवा लिया था। मोदी साहब ने आर्टिकल 370 को ख़त्म कर कश्मीरियों को यकजा कर उनको मुत्तहद कर दिया है। अब ये कश्मीरियों पे डिपेंड करता है कि वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या वो आज़ाद होना चाहते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया की कॉलोनी बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा, मैंने मान ली पाकिस्तान इंडिया की कॉलोनी बन जाएगा, ठीक है। मगर क्या इंडियंस को ये अंदाज़ा है कि इंडिया में रहते हैं 18 करोड़ मुसलमान, ठीक है, और हमें 22 करोड़, ये कितने हो गए? तो 25 लगा लें, 45-48 हो गए थे, ठीक है। अगर हम अपने दिल्ली में जाके बैठ गए ना, उनका अजाब डाल देंगे। उनके लिए बेहतर है कि हमसे पंगा नहीं ले। मेरी बात समझे क्या कह रहा हूँ? इंडिया तो आप वहाँ के मुसलमानों को अपने साथ ही समझते हैं? नहीं, सब अगर हम कॉलोनी बन गए और हम दोनों इंडिया के अंदर में चले गए, तो हुकूमत जाएगी ना अंदर में, बंदे तो नहीं जाएंगे ना। सही है, तो फिर हम जाके दिल्ली बैठ जाएंगे, ये लखनऊ में जाके बैठ जाएंगे, मतलब ये हमारा इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो क्या मोदी हमें दिल्ली में हैंडल कर लेगा? उसका गलतफहमी है उसकी। मगर दिल्ली में मैं जाके बैठ जाऊँ या मैं आगरे में जाके बैठ जाऊँ, आज भी कह रहा हूँ, मेरी नस्ल, मैं 2 नस्ल बाद का आगरे का रहने वाला हूँ, ठीक है, ठीक है,
मैं 2 नस्ल हो गई मुझे छोड़े हुए आगरे को, ठीक है, समझो मेरी बात, समझो मैं क्या कह रहा हूँ। हम लोग 1947 में अपना गांव छोड़कर आए थे भरतपुर में, अपनी मस्जिद और अपना बारगाह, ठीक है, और वो 75 साल से गैराबाद था। हम लोगों का ऑब्वियसली पाकिस्तान से इंडिया का रिश्ता कोई नहीं है। हमारे रिश्तेदार कनाडा चले गए, वो कैनेडियन हो गए, उन्होंने कनाडा से बैठ के वो दोबारा शुरू करा दिया बारगाह। आपको पता है बात? आपको पता है? बस इस साल मजलिस हुई है वहाँ पे, उस जगह मजलिस हुई है और उस जगह पर मस्जिद हमने नमाज शुरू करा दी है मस्जिद में। तो अगर ये पंगा उन्होंने लिया तो वी विल लव इट, हम तो बड़ी खुशी होगी ये पंगा ले ले, हम तो जाके अपनी जगह वापस ले लेंगे। उनका ख्याल है कि ये जो बूदी गुजरात से आया है या ये लोग जो आए हैं, ये तुम्हारे ख्याल में हमारी जो 400-500 साल पुरानी हिस्ट्री है, मैंने बताया ना, हमारा आबाई इलाके का इमाम बारगाह और मस्जिद 2 साल से आबाद हो गई है। कनाडा, हमारे लोग कनाडा चले गए ना, तो कनाडा से उन्होंने पैसे भिजवाते हैं और वहाँ पर मजलिस होती है, इमाम बारगाह में हर साल रोज़ाना नमाज होती है। अब मुझे बताएं कि वो 18 करोड़ वहाँ वाले और 25 करोड़ हम, फिर बांग्लादेश को भी हम चक्कर देंगे थोड़ी सी, तो 20 करोड़ बांग्लादेशी, ये कितने होगा टोटल मिला के? ये तो 60-70 से ऊपर चलेगी। 70 करोड़ मुसलमानों को इंडिया दिल्ली हैंडल कर लेगा? ये तो उनकी बेवकूफ़ी है। अगर ये उन्होंने हरकत की तो ये तो समझे उन्होंने तो ये अच्छा फैसला किया था कि हमें अलग किया था। अगर वो हमें साथ मिला लेंगे तो हम तो अजाब डाल देंगे उनके लिए, और हमारे पास भी पीछे से तालिबान भी टक करके आएगा पेशावर से, वो भी सीधा दिल्ली में जाके उतरेगा। तो ये क्या बातें कर रहे हो यार? तुम्हारे ख्याल में दिल्ली, आगरा, लखनऊ ये क्या है? आप कभी जाए ना, मुझे एक शहर बता दें इंडिया का, एक शहर बता दें जिसमें बड़ी जुमे की नमाज नहीं हो रही हो, जिसमें इमाम बारगाह जुलूस नहीं हो रहा हो। आपने सब जगह इकोनॉमिक साला नहीं पढ़ा शायद, उसकी तस्वीर में बूदी बना हुआ है। उसने कहा है कि बूदी ने जो अयोध्या मंदिर बनाया ना, उसने इंडिया की पूरी सिस्टम की ऐसी की तैसी फेंट दी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने नहीं कह रहा हूँ, ये अयोध्या, ये उसने 4 सफ़े का आर्टिकल लिखा है इसके ऊपर कि इतनी अच्छी तरक्की कर रहा है, इतनी अच्छी पोजीशन है सारी, मगर ये जो मंदिर बना के उन्होंने अपनी ये जो मजहबी कहानी शुरू की है ना इंडिया ने, इसने इंडिया की फैब्रिक को तबाह कर दिया है। मैंने देखिए, मैं मज़ाहिब की जब बात करता हूँ ना, तो मैं मज़ाहिब चाहे इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुज़म हो या कोई हो, मैं कहता हूँ कि मज़ाहिब, जब मैंने आपसे बात शुरू की थी ना, मज़ाहिब जब तकसीम पर आते हैं ना, इंसानी तकसीम पर आते हैं, तो वही वाली बात है ना, मोदी मज़ाहिब की बुनियादों पर इंसानों को तकसीम कर रहा है ना। क्योंकि आपने कहा था कि पाकिस्तान अगर इसराइल को तस्लीम कर लेगा तो हमें बहुत फ़ायदा होगा, तो जिन्होंने तस्लीम किया हुआ है वहाँ पे क्या दूध और शहद की नहरें बह रही हैं सर? आप पूछे ना इजिप्शियन का कितना लोन वेव हुआ है, आप पूछे ना किसी से, कभी इकोनॉमिक्स की किताब खोलो ना, कभी पूछो कितना। सर जिम्बाब्वे ने भी तस्लीम किया। अबे जिम्बाब्वे की बात ही नहीं कर रहा, जिम्बाब्वे तो इरेलेवेंट है भाई। मैं बात कर रहा हूँ इजिप्ट की, मैं बात कर रहा हूँ जॉर्डन की, कितने लोन वेव हुए उनके। सर चलें कुछ का हो गया मगर काफ़ी का नहीं हुआ। अबे भाई वो तो रेलिवेंट ही नहीं थे। मैं सिर्फ अर्ज ये कर रहा हूँ कि तुम्हें किसने कहा है कि दुश्मन बढ़ाओ, आगे दुश्मन कम है। मैं सिर्फ ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसराइल की दोस्ती करने का मतलब ये है कि आपका सबसे बड़ा इम्पोर्टर जो है आपके एक्सपोर्ट का, वो अमेरिकन है, और अमेरिकन बिजनेस का कंट्रोलर जो है वो ज्यू है, ठीक है। आपने उनसे पंगा लेकर अपनी एक्सपोर्ट मार्केट खराब की हुई है। समझ आई बात? दोबारा समझाऊं, आज अमेरिकन बिजनेस को कंट्रोल करता है ज्यूज इन अमेरिका, ठीक है। आप हर शाम को यहूदियों के खिलाफ नारे लगा के बंद करते हो, तो क्या ज्यूज बिजनेसमैन, डेमोक्रेटिक बिजनेसमैन जो आपके इंपोर्टर हैं, जो आपको डॉलर देते हैं, चाइना नहीं देता, वो देते हैं, वो आपके साथ अगर फ्रेंडली हो जाएंगे तो आपको तकलीफ है? कोई तकलीफ है? बताओ ना क्या तकलीफ है? तो सर वो जो हम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाते हैं उसका क्या होगा? हम क्या? वो फिर उसको जबर को तस्लीम कर लें? ज़िया-उल-हक के साथ एक पट्टी लगी हुई थी यहाँ पर, वो पट्टी ज़िया-उल-हक पहनते थे, वो किस चीज़ की पट्टी थी? कभी यासिर अरफात की बायोग्राफी पढ़ना, वो पट्टी थी जॉर्डेनियन में मैसेकर ऑफ फ़लस्तीन्स की। जो जॉर्डन में फ़लस्तीन कैंप थे उसको खाली कराने के लिए गए थे ज़िया-उल-हक साहब, ब्रिगेडियर थे जब, वो पट्टी नहीं थी ये पहनते थे, वो कहाँ की थी? तो भाई ये तारीख की गलत बातें नहीं करो।
हमास ने ये हमला किया क्यों था? वो कोई इसराइल को कब्जा करने जा रहे थे, क्या करने जा रहे थे, क्यों हुआ था ये हमला? मेरा सवाल आपसे ये है। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मुझे तो बस सही होती नजर आ रही है कि इसराइल गजा पे कब्जा करने वाला है। मुझे तो ये लग रहा है कि इसराइल गजा पे कब्जा कर लेगा, ये लग रहा है, ये हो रहा है ना। फिर आप क्या करोगे? सारे बैठ के यहाँ पर पाकिस्तानी रोते रहोगे, सड़क के 3-4 खंभे गिरा दोगे, लाइटें गिरा दोगे, फिर क्या होगा? सर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम इसराइल को तस्लीम कर लें। हमें कम से कम बुरे को बुरा तो कहना चाहिए ना। बुरा तो अमेरिका भी है ना, है या नहीं? इराक में क्या किया उन्होंने? किया, अच्छा किया। तो मैं पूछ रहा हूँ, बुरे को बुरा कहने की हिम्मत है तुम्हारे में? एक छोटी सी जगह पे तो बुरे को बुरा कह रहे हो, बाकी बुरे को बुरा नहीं कह रहे ना। मैं ये कह रहा हूँ कि इसराइल को तस्लीम करने की मैं बात इसलिए करता हूँ कि मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं अमेरिका की बिजनेस लॉबी को नाराज करूँ? क्यों? क्या ज़रूरत है? और मुझे ये बताइए कि इसराइल बनाया किसने है? अमेरिकन ने बनाया ना, गोरे ने बनाया ना। तो आपको गोरों के साथ डाइवोर्स करनी है या नहीं करनी? नहीं करनी ना, रिश्ता रखना है ना, ठीक है। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, ये तुम्हारा एक घर है, ये बराबर में एक यहूदी रह रहा है, इसके साथ कारोबार कर सकते हो तुम? कर लूंगा, कोई इशू नहीं। प्रॉब्लम क्या है? यहूदी के साथ कारोबार करो। कहाँ लिखा है कि यहूदी के साथ कारोबार नहीं कर सकते? अगर यहूदी मेरे ज़ुबान, मेरे मसलक या मेरे मज़हब के लोगों पर जुल्म कर रहा है, उसको सही करो, जुल्म को सही करो। मगर अगर उसकी दुकान में से आटा खरीद लोगे तो बना तो नहीं है ना। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि यहूदी के साथ कारोबार करना, किसी के साथ कारोबार करना, ये तो डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करता उससे दोस्ती है तुम्हारी। किसी के साथ कारोबार करना दोस्ती तो डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करता ना, ये करता है? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इसराइल के साथ कारोबार करो ना, मैं ये कह रहा हूँ अमेरिका के साथ कारोबार करो ना। दोस्ती और नॉन दोस्ती कोई चीज़ नहीं होती ना। आर यू सेइंग कि सिर्फ हम कारोबार के साथ करेंगे जिसके साथ दोस्ती होगी, ये कह रहे हैं आप? ये कह रहे हो तो मुझे तो जाहिर सी बात है सर, कारोबार तो उसी के साथ होता है। अब आजकल हमारी इंडिया से लगी हुई है तो हम कारोबार नहीं कर रहे। नहीं, वो तो हमारी बेवकूफ़ी है। मैं ये पूछ रहा हूँ ना कि अमेरिका से तुम्हारी दोस्ती है। मैं ये कह रहा हूँ कारोबार तो कमर्शियल रीजन पे होता है भाई। कारोबार के लिए दोस्ती जरूरी नहीं है। एक अच्छी सौदा मिले तुम ले लोगे उससे। कमर्शियल रीजन के लिए दोस्ती कहाँ जरूरत है? तुम्हारे दोस्त नहीं है वो, तुम्हारे इंटरेस्ट में नहीं है। मगर अगर वो सामान सस्ता मिल रहा है उसकी जगह से ले लो। ये कहाँ लिखा है कि नहीं ले सकते? तो सर कारोबार कह लेंगे, कारोबार कर लें। आप तो तस्लीम करने की बात करते हैं। तो तस्लीम और कारोबार में फ़र्क क्या है? अमेरिकन जो है, मैं यही तो तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हारी 30 बिलियन की एक्सपोर्ट जो है वो सारी अमेरिका और यूरोप जाती है ना। यही तो समझा रहा हूँ। और उसको मॉनिटर कौन करता है? इसराइल को। मैं यही तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसराइल और अमेरिका एक चीज़ है, पहले मानते हो? ठीक, मानते हो इस बात को? और अमेरिका की इकोनॉमी कौन चलाता है? यहूदी। उनसे झगड़ा करना है या नहीं करना? सवाल पहले ये बता दो मुझे। चलें सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे मुलाकात होगी।